हेलो बच्चों बच्चों इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू क्विकली रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो है वो आपका क्या था, एम्प्लॉय बेनिफिट का। बेटा अब यहाँ पर हम बात करके चलें एम्प्लॉय बेनिफिट की, तो इस स्टैंडर्ड के अंदर मेनली आपका ना बेटा मैचिंग प्रिंसिपल लेके चलता है। कह रहे हैं कि जो भी कॉस्ट एसोसिएटेड है एम्प्लॉय के साथ और जो बेनिफिट उसे हम मिल रहे हैं, कह रहे हैं वो मैच होनी चाहिए विद द टाइमिंग ऑफ देयर सर्विस। एंड जिस टाइम वो सर्विस प्रोवाइड करके चल रहे हैं उस टाइम पे वो मैच होना चाहिए। एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अगर हम बात करके चलें तो आपके पास चार कैटेगरी के बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, दूसरा है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट, तीसरा है अदर लॉन्ग टर्म और चौथा है टर्मिनेशन बेनिफिट्स। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बेटा बात करके चलें तो हम कहते हैं कि जो फॉल करते हैं विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड जिसके अंदर इंप्लॉय ने सर्विस रेंडर करी है, जैसे सैलरी वेजेस हो गया, ठीक है, पेड एनुअल लीव हो गया। पोस्ट इंप्लॉयमेंट होता है इंप्लॉयमेंट कंप्लीट होने के बाद ग्रेचुटी, पेंशन, पोस्ट इंप्लॉयमेंट मेडिकल फैसिलिटीज, आपका एमसीक्यू बन सकता है। अदर लॉन्ग टर्म वाले कौन से होते हैं? जो फॉल नहीं कर रहे हैं होली 12 मंथ्स के अंदर आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड जिसके अंदर सर्विसेज रेंडर करी है एम्प्लॉय ने, अदर देन पोस्ट इंप्लॉयमेंट एंड टर्मिनेशन वाले हैं ये। जैसे आपका कोई लॉन्ग सर्विस लीव हो गया, कोई जुबली बेनिफिट हो गया, या डिसेबिलिटी बेनिफिट है। और आखिरी कौन से होते हैं बेटा? टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ये पेएबल होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर या तो एंटिटी का डिसीजन है कि एम्प्लॉय को वो टर्मिनेट करके चल रहे हैं नॉर्मल रिटायरमेंट डेट से पहले, या एम्प्लॉय ने क्या लिया है, डिसीजन लिया है कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट जो है वो एक्सेप्ट करके चल रहा है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स की अगर हम बात करके चलें, इनको ब्रॉडली बेटा चार कैटेगरी के अंदर हम बांट के चलते हैं। पहला है कि रेगुलर पीरियड बेनिफिट्स है, वेजी सैलरी। दूसरा है शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस। तीसरा होता है आपका प्रॉफिट शेयरिंग और बोनसेस प्लान होते हैं जो 12 मंथ्स के अंदर होते हैं जिसके अंदर इंप्लॉय ने सर्विसेज रेंडर की है। और चौथा आपका नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स आते हैं। हम इनको जो है वो एक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉग्नाइज करके चलते हैं, अनडिस्काउंटेड अमाउंट के ऊपर। बैलेंस शीट के अंदर हम बात करके चलें तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी की तरह आएगा, अगर कोई प्रीपेड है तो एसेट की तरह आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, क्या इसको कैपिटलाइज करा जा सकता है अगर परमिटेड बाय द अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, जैसे AS10 के अंदर सुपरवाइजर की सैलरी है कंस्ट्रक्शन के लिए और पीपीई, तो वो कैपिटलाइज हो जाएगी। देन आपका बेटा यहां पर हम बात करके चलें तो इलुस्ट्रेशन नंबर 3 हमने यहाँ पर कवर किया था। एंटिटी एक्स वाई है इज रिक्वायर्ड टू पे अ सैलरी ऑफ 2 करोड़ फॉर द ईयर 21-22। उसने एक्चुअल में सैलरी पे करी है 1 करोड़ 90 लाख रुपए की, ठीक है। और बैलेंस जो है वो अप्रैल 2022 में पे करके चलेंगे। आपको बताना था कितना कॉस्ट आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे 2021-22 में, और कितना अमाउंट हम शो करके चलेंगे बेटा बैलेंस शीट के अंदर। तो बेटा देखो टोटल खर्चा तो 2 करोड़ का है। हम लाइबिलिटी के अंदर कितना दिखा के चलेंगे? 10 लाख पे लाइबिलिटी के अंदर हम दिखा के चलेंगे, ठीक है। सो ये आपका क्या था, इलुस्ट्रेशन नंबर 3। देन बेटा शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस के ऊपर हमने देखा था कि एक्यूमुलेटेड होते हैं और नॉन एक्यूमुलेटिंग होते हैं। एक्यूमुलेटिंग कौन से होते हैं कि इंप्लॉई जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सकता है लीव जो उसने नहीं ली है करंट ईयर के अंदर, उसको फ्यूचर ईयर में लेके जा सकता है। नॉन एक्यूमुलेटिंग के अंदर क्या होता है कि इंप्लॉई जो होता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता अनयूज लीव्स, लीव जो है वो लैप्स हो जाएंगी। अब एक्यूमुलेटिंग के अंदर भी दो कंसेप्ट आते थे, एक आपका वेस्टिंग, दूसरा नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग के अंदर क्या करते हैं, हम कैश पे कर देते हैं अनयूज्ड एंटाइटलमेंट के लिए, और नॉन वेस्टिंग के अंदर हम कैश पेमेंट नहीं करते। एंटिटी को क्या करना चाहिए, जो भी एक्सपेक्टेड कॉस्ट और एक्सपेंस है और जो भी लाइबिलिटी है जो एक्सपेक्टेड है कि पे करनी पड़ेगी फ्यूचर ईयर्स के अंदर, उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एक्सपेक्टेड कॉस्ट को आप एस्टिमेट करके चलोगे बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और लीफो मेथड लगाते हुए। यहां पर ध्यान रखना एमसीक्यू पूछा जा सकता है, लीफो मेथड लगा के चलेंगे। दैट इज अगर इंप्लॉई ने मान लीजिए लीव ली है करंट ईयर के अंदर, तो एज्यूम करा जाएगा वो सबसे पहले करंट ईयर की लीव को ही यूज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल था एमसीक्यू के लिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट था। एक एंटरप्राइज है, 100 एम्प्लॉई है बेटा उसके, हु आर एंटाइटल्ड टू 5 वर्किंग डेज ऑफ लीव फॉर ईच ईयर। जो अनयूज लीव है वो कैरी फॉरवर्ड होगी एक कैलेंडर ईयर के अंदर। लीव जो है इज टेकन फर्स्ट आउट ऑफ करंट ईयर एंटाइटलमेंट एंड देन एनी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस ईयर लीफो मेथड। अब 31 मार्च 24 को कहेंगे जो एवरेज अनयूज एंटाइटलमेंट है वो कितना है, 2 डेज है पर इम्प्लॉय। एंटरप्राइज एक्सपेक्ट करके चल रही है पास्ट एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कि 92 एम्प्लॉइज जो हैं वो क्या करके चलेंगे, 5 दिन से ज्यादा की लीव नहीं लेकर चलेंगे। और रिमेनिंग 8 एम्प्लॉइज जो हैं वो ऑन एवरेज 6.5 दिन की लीव लेकर चलेंगे। तो एंटरप्राइज एक्सपेक्ट करके चल रही है कि उसको एडिशनल 12 दिन की क्या करनी पड़ेगी, देखो बेटा लीव पे करनी पड़ेगी। जैसे चलो सोचना शुरू करते हैं, ठीक है। बेटा देखो लीव जो है वो कैरी फॉरवर्ड हो रही है यहाँ पर, ठीक है जी। अब कह रहे हैं कि देखो 92 एम्प्लॉइज हैं, टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं, 100 में से 92 एम्प्लॉइज तो ऐसे हैं जो 5 दिन से ज्यादा की लीव लेकर ही नहीं चलेंगे। एवरेज अनयूज एंटाइटलमेंट वो कह रहे हैं 2 डेज पर इंप्लॉई है। और कह रहे हैं जो बाकी वाले हैं 8 एम्प्लॉय, वो 8 एम्प्लॉय क्या कर रहे हैं, 6.5 दिन की बेटा छुट्टी लेकर चल रहे हैं। तो अगर हम करंट ईयर की बात करें 5 वर्किंग डेज तो वैसे भी अलाउड है लीव। तो अगर ये 5 छुट्टियां लेकर चल रहे हैं, इन्होंने तो करंट ईयर में से यूटिलाइज कर ली। ये जो 8 एम्प्लॉय है इन्होंने 5 जो है वो करंट ईयर में से यूटिलाइज करी होंगी, जो बाकी 1.5 बची वो इन्होंने प्रीवियस वाली छुट्टी यूज करी होंगी।
तो हमारी जो लाइबिलिटी बनेगी वो सिर्फ 1.5 दिन के लिए बन रही है, तो 8 × 1.5 यानी 12 डे हो गए। तो 12 डे की हमारी क्या बनेगी, लाइबिलिटी बनेगी। ठीक है। अब बेटा यहाँ पर मैंने अपनी से एक एग्जांपल आपके साथ लिया था कि जैसे सीएसके लिमिटेड है, उसका एक एम्प्लॉई है, उसका नेम क्या है, माही। माही जो है वो 30 दिन की लीव जो है ओड है उसकी पर ईयर, और अलाउड है उसको पर ईयर। कह रहे हैं माही इज पेड 9 लाख पर एनम, उसको 9 लाख रुपए बेटा पर एनम मिलते हैं, और साल में 365 डेज है। एक्सपेक्टेड है कि वो 5 दिन काम करके चलेगा हफ्ते के अंदर, और उसकी लीव जो है वो नॉन एक्यूमुलेटिंग वाली है। अब उसने 20 लीव ली है 22-23 के अंदर, तो बेटा उसकी आपसे पूछा था जनरल एंट्री बता के चलोगे यहाँ पर, और प्रोविजन बतानी है लीव पे के लिए एट द एंड ऑफ 22-23। चलो कैसे करेंगे। बेटा देखो 30 लीव थी, 30 में से 20 उसने यूज करी, 10 अनयूज है, तो ये लीव्स क्या है, नॉन एक्यूमुलेटिंग है। तो सीएसके लिमिटेड की कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको वो कैश पे करके चले या कैरी करके चले लीव, तो यहाँ पर कोई प्रोविजन क्रिएट नहीं करके चलेंगे। जहां तक सैलरी की बात है, तो 90,000 डिवाइड बाय 12, आप हर मंथ जो है वो 75,000 रुपए की सैलरी जो है वो आप रिकॉग्नाइज करके चलोगे, तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू सैलरी पेबल आ जाएगी हर मंथ की एंट्री। देन बेटा आपके पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट्स, पोस्ट इंप्लॉयमेंट बेनिफिट के अंदर बेटा दो चीजें हैं जो आपने ढंग से करके चलनी है। एक आपका डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान होता है, दूसरा डिफाइंड बेनिफिट प्लान होता है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जो होता है यानी डीसीपी, इसके अंदर बेटा एंटिटी यानी जो इंप्लॉयर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कब तक लिमिटेड है, जितना अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन करना है फंड में, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, जैसे कि 12% बेसिक पे प्लस डीएगा। इसकी कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि ये फर्दर कंट्रीब्यूशन पे करेगा फंड के अंदर, अगर मान लीजिए सफिशिएंट एसेट्स नहीं है फंड के साथ। ठीक है। जो आपका बेटा एक्चुरियल रिस्क रहता है, जो आपका एक्चुरियल रिस्क रहता है और इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है, वो किसके ऊपर फॉल करेगा, इंप्लॉय के ऊपर फॉल करेगा, एमसीक्यू में आ सकता है बेटा। देन आपका डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो है, इसके अंदर एंटिटी की ऑब्लिगेशन क्या होती है कि ये प्रोवाइड करके चलेगा एग्रीड बेनिफिट करंट और फॉर्मर इंप्लॉइज को। जैसे हो गया बेटा ग्रेचुटी। अब ग्रेचुटी की अगर हम बात करके चलें कैसे मिलती है, बेसिक पे प्लस डीए, 15 दिन का, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सर्विस बाय 26, ये चीजें आपने इनकम टैक्स में भी सीखी होंगी सैलरी चैप्टर हेड के अंदर। कह रहे हैं जो अमाउंट ऑफ बेनिफिट पेबल होगा इंप्लॉइज को, वो करंट ईयर के अंदर क्लियरली नहीं पता होते। अमाउंट ऑफ बेनिफिट डिपेंड करेगा कि लेंथ क्या रहेगी इंप्लॉय की सर्विसेज की, और लास्ट सैलरी ड्रॉन कितनी है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ एस्टिमेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे एक्चुरियल रिस्क जो होगा या फिर इन्वेस्टमेंट रिस्क जो होगा वो किसके ऊपर फॉल करेगा, इंप्लॉयर के ऊपर फॉल करके चलेगा। ठीक है बेटा। बेटा अब इसके बाद अगली चीज जो हमारे पास आ जाती है ना, जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट इज आपको एक डाटा दिया है, कह रहे हैं फॉलोइंग डाटा इंप्लॉय टू द एक्स लिमिटेड डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान है। डिफाइंड बेनिफिट पेंशन प्लान कौन सी वाली की बात करके चल रहे हैं, डिफाइंड डीपीपीपी की। ठीक है। कह रहे हैं कि आपको एक्चुअल रिटर्न निकालनी है प्लान एसेट्स के ऊपर। ठीक है। बेटा अब ये क्या चीज है समझेंगे, मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझाया था, पहले देख लेते हैं। बेनिफिट्स पेड कितने हैं, 2 लाख के। इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 280 का। फेयर मार्केट वैल्यू आपकी प्लान एसेट्स की कितनी है, 31 मार्च 22 को 1140, और 21 की कितनी है, 8 लाख। मैंने आपको बेटा रिलेट कराया था, मैंने कहा था इसको ना रिलेट करके चलना कैपिटल से, तो बड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। ओपनिंग कैपिटल के अंदर आप एडिशनल कैपिटल ऐड करते हो, कोई ड्राइंग्स होती है लेस करते हो, प्रॉफिट और लॉस ऐड करते हो तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे प्रॉफिट चाहिए, कैसे निकालोगे, आप क्लोजिंग कैपिटल में से, ठीक है, कंपैरिजन उसका किससे करोगे, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग्स, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, क्या वो और कुछ नहीं, क्या वो प्रॉफिट होगा। बस बस समझो बेटा, यही ऐसा कुछ यहाँ पर रखे चलना है। बेसिकली बेटा कंसेप्ट क्या है कि इंप्लॉयर और इंप्लॉय जो है वो कंट्रीब्यूट करके चल रहे हैं, तो वो जहां पे ये जो कंट्रीब्यूट हो रहा है ये बेसिकली क्या है, आप समझो प्लान एसेट्स है। ठीक है। अब इसके ऊपर क्या मिलेगा, कुछ इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा और इसमें से कुछ बेनिफिट्स भी विड्रॉ हो रहे होंगे। तो यहाँ पर हम किस तरीके से बेटा इसको सॉल्व करके चलेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा देखेंगे। प्लान एसेट्स आपके वो एसेट्स होते हैं विच आर हेल्ड बाय द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट फंड एंड क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज। ये एसेट्स जो होते हैं बेटा, इनको ना एक सेपरेट लीगल एंटिटी की तरह रखा जाता है, फंड की तरह रखा जाता है, फंड की तरह रखा जाता है। और इसका सोलली पर्पस क्या होता है कि हम पे करके चलेंगे या फंड करके चलेंगे इंप्लॉय बेनिफिट। एंटिटी का इसके ऊपर कोई राइट नहीं होता। ठीक है, कोई एसेट्स अटैच नहीं हो सकते, इवन अगर बैंक्रप्सी हो जाती है, लेकिन ये रिटर्न कर दिए जाएंगे इंप्लॉयर को अगर फेयर वैल्यू जो है दैट इज मोर देन द ड्यू ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पर बेटा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं चला के चलूं, एक्चुअल रिटर्न अगर आपसे पूछेगा, एक्चुअल रिटर्न निकालने का क्या तरीका है, बस आप एग्जामिनेशन के एंगल से बस इस चीज को ध्यान रखो। एक्चुअल रिटर्न, रिटर्न ऑन प्लान एसेट्स क्या होता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड और कोई भी अदर इनकम जो प्लान एसेट से आई है, टूगेदर विद अगर कोई भी रियलाइज या अनरियलाइज गेन है प्लान एसेट्स के ऊपर या लॉसेज है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है माइनस कर दोगे, कोई टैक्स पेबल होगा माइनस कर दोगे। अब यहां पर आपको क्या पूछा था,
एक्चुअल रिटर्न निकालने के लिए बोला था। बेटा बेनिफिट्स पेड कितने हैं, 2 लाख। फेयर वैल्यू आपको दे रखी थी प्लान एसेट्स की 21 की, कितनी फेयर वैल्यू है, 8 लाख रुपए की फेयर वैल्यू है। 2 लाख रुपए का जो है 2,80,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन करा, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 10,80,000 रुपए। आपने 2 लाख रुपए के बेटा क्या कर दिए, बेनिफिट जो है वो पे कर दिए, तो बचा कितना, 8,80,000 रुपए। अब 880 आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। और आपकी फेयर वैल्यू प्लान की एंड में कितनी है, 1140 है। अब 880 और 1140 का अगर आप डिफरेंस देखोगे बेटा, वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्चुअल रिटर्न, ठीक है। फेयर वैल्यू प्लान एसेट्स की क्या होगी, अगर कोई भी चेंज नहीं होता है ड्यूरिंग द पीरियड, वो 880 था। हमें जो है इंप्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा 280 का, 2 लाख के बेनिफिट दे दिए, तो 880 होना चाहिए था, लेकिन हम कह रहे हैं कि कितना है, 1140 है। तो ये जो एडिशनल है बेटा, ये और कुछ नहीं, ये आपकी एक्चुअल रिटर्न है। देन बेटा अगला आपके पास क्या जाता है, जो फेयर वैल्यू है प्लान एसेट्स की ऑफ अनुपम लिमिटेड वॉज 2 लाख इन रिस्पेक्ट ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट पेंशन प्लान एज ऑन 1 April 2021। 30 सितंबर को कहेंगे प्लान बेनिफिट ने 25,000 पे करे और इंटरेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर मिला है। और आपको 31 मार्च 22 को बताया हुआ है कि 3 लाख रुपए के क्या है, प्लान एसेट्स है, फेयर वैल्यू है। कंपनी ने क्या करा, एस्टिमेट करा बेस्ड ऑन द मार्केट स्टडीज एंड प्रिवेलिंग रेट, इंटरेस्ट और डिविडेंड आफ्टर टैक्स, रिलाइज गेन, फंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट माइनस हुई, देखो बेटा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आ गया। तो उसने आपसे पूछा था एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न बतानी थी प्लान एसेट्स के ऊपर। चलो बेटा मेरे पास इनिशियली कितना था, 1 अप्रैल को 2 लाख रुपए था, ठीक है। 30 सितंबर को 25,000 रुपए के बेनिफिट्स पे करें, तो 25,000 कम होगा 30 सितंबर को। और लेकिन हमें इनवर्ड कंट्रीब्यूशन भी मिला है कितने का, 55 का, तो 55 जो है बेटा वो जुड़ेगा भी। तो बेटा मेरे पास कितना आ गया, 2,30,000 आ गया। अब रिटर्न जो अब एंड में फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स कितनी है, 3 की है। तो बेटा ये जो इन दोनों का डिफरेंस है, ये और कुछ नहीं किया, ये आपका एक्चुअल रिटर्न बन जाएगा। तो ये आपका एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा। अब अगला उसने पूछा था कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा प्लान एसेट्स के ऊपर, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न बेटा कैसे निकलेगा, अब आपको यहाँ पे दे रखा था 10.25 का रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, क्या करके चलोगे, ओपनिंग प्लान एसेट्स के ऊपर बेटा जरा निकालो, कितना, 2 लाख के ऊपर 10.25%। आपका इनिशियली कितना था बेटा, 2 लाख था ना, प्लान एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, 2 लाख थी। 2 लाख के ऊपर 10.25% निकालोगे, ये पूरे साल रहा। अब सितंबर में जाके क्या हुआ, 55,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन हुआ, लेकिन 25,000 रुपए पे भी तो करे। तो सितंबर महीने के अंदर बेटा 30 सितंबर को 30,000 रुपए और हो गया। अब इस 30,000 के ऊपर बेटा 10.25% फिर निकलना चाहिए, लेकिन इस बार कितने महीने का, 6 महीने का। तो आपका टोटल कितना आ जाएगा बेटा, 22037.5। अब यहां पर हम क्या मान के चल रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। बट आपका आईसीआई जो है बेटा वो क्या कंसीडर करके चलता है, मतलब दोनों वे लेकर चलता है, लेकिन आईसीआई की प्रेफरेंस क्या है, वो मान के चलता है कि इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड हो रहा है हर 6 महीने। अगर इंटरेस्ट जो है बेटा 10.25% एनुअली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, तो क्या रेट आ जाएगा, 5%। अब 5% कैसे आएगा, 10.25/2 मत कर देना, एक तरीका होता है बेटा, 1+r² - 1। अब यहां पर आपका आर कितना है, आर था बेटा 10.25%। तो 10.25 डिवाइड बाय अगर मैं 100 करूं, मैं आर को कह सकता हूं आर इज 1.1025। तो 1.1025 का स्क्वायर रूट -1, ये आ गया 1.05 - 1, तो ये आ जाएगा 5%। तो बेटा क्या करेंगे, जो आपका ओपनिंग वाला था 2 लाख, उसके ऊपर तो पूरा 12 महीने का 10.25% लगाओगे, लेकिन जो 30,000 वाला था ना बेटा, उसके ऊपर आप रेट क्या लगाओगे, 6 महीने रेट क्या लगा के चलोगे, 5% का रेट लगा दोगे सीधा, ठीक है। 30,000 का 5%। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन जो था बेटा, इलुस्ट्रेशन नंबर 7, बिल्कुल सेम था। इलुस्ट्रेशन नंबर बेटा 9 के ऊपर आ जाएंगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 क्या था, कि एक इंप्लॉय रोशन है, उसने कंपनी ज्वाइन करी। एनुअल एम्यूजमेंट्स जो है रोशन की डिसाइड करी गई बेटा 14,90,210 रुपए। कहना है कंपनी की पॉलिसी क्या है, कि लमसम पेमेंट देकर चलते हैं 25% की ऑफ द लास्ट ऑन एनुअल सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। कह रहे हैं जितने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस है, जो भी लास्ट ऑन सैलरी रहेगी उसका 25% देकर चलेंगे। अगर इंप्लॉय रिटायर होता है 5 साल कंप्लीट होने के बाद, और सैलरी जो है एक्सपेक्टेड है कि 10% पर एनम ग्रो होती है, कंपनी जो है उसने क्या करा है, हैज इंड्यूस्ड रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड दैट कि वो कम से कम 5 साल का पीरियड कवर करेगा रिटायर करने से पहले, तो उसको 5 ईयर्स का इंक्रीमेंट मिलना ही मिलना है। कह रहे हैं व्हाट इज द अमाउंट द कंपनी शुड चार्ज इन P&L एवरी ईयर एज द कॉस्ट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, और आपको करंट सर्विस कॉस्ट और इंटरेस्ट कॉस्ट बेटा चार्ज करके बतानी है कि कितनी करके चलोगे, डिस्काउंटेड ऑफ 8%। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन एंगल से, अगर AS15 आ जाता है तो आपसे पेपर में क्या आता पूछ ले बेटा। बेटा करंट सर्विस कॉस्ट क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। करंट सर्विस कॉस्ट जो होता है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब आपका बेटा जो
सैलरी थी, ठीक है, एनुअल एमोलमेंट्स थी, वो कितनी थी? 14,90,201 जब उसने ज्वाइन किया। और 10% का क्या होता है बेटा? इंक्रीमेंट होता है हर साल, ठीक है। तो 10% ग्रोथ यहाँ होगी, 10%, 10%, 10% एंड 10% टिल 5 ईयर्स, राइट। तो 14,90,210, इसके ऊपर आप क्या करोगे? इंटू 1.10, इंटू 1.10, ये एक साल की ग्रोथ, दूसरे साल की ग्रोथ, तीसरे साल की ग्रोथ, चौथे साल की ग्रोथ और पांचवें साल की ग्रोथ। तो 5 ईयर्स के बाद अगर हम बात करके चलें, तो बेटा इसकी जो सैलरी हो गई वो कितनी हो जाएगी? 24 लैक्स। इसका उसने बोला था 25%, और बोला था फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर, तो 5 साल कंप्लीट हुए तो 5 से मल्टीप्लाई किया, टोटल कितना आ गया बेटा? 30 लैक्स। अब ये 30 लाख जो है बेटा, दैट इज द अमाउंट विच यू विल चार्ज टू P&L, लेकिन कैसे? ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 साल में आप इसको चार्ज करके चलोगे, 30 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो 6 लाख आ गया। अब बेटा आपने करंट सर्विस कॉस्ट की करंट सर्विस कॉस्ट निकालनी है। वो कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट जो एट्रीब्यूटेड है इन अ ईयर। तो आपका कैलकुलेशन कैसे होगी बेटा? ईयर, पहला कॉलम ईयर का, दूसरा जितना अप्रोशन अमाउंट है, जो 6 लाख आपने निकाला था हर साल, 6 6 लाख, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपको दे रखा था क्वेश्चन में 8%, करंट सर्विस कॉस्ट निकालेंगे। अब किस तरीके से निकालेंगे समझेंगे बेटा। यहां से सोचना शुरू करो, ठीक है। अब यहां पर ना उल्टा सोचना है, यहां पर तो 6 लाख ही है ना, तो क्या यहां पर मुझे किस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा? 1 से। अब यहां पर अगर मैं बात करके चलूं, ईयर नंबर जो 4 रहेगा, तब मुझे कितने टाइम की जो है प्रेजेंट वैल्यू निकाल के चलनी है? 1 ईयर की। मुझे किस टाइम की प्रेजेंट वैल्यू निकाल के चलनी है? 1 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू मुझे निकाल के चलनी है, तो 1 ईयर के फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। सिमिलरली फॉर थर्ड ईयर मुझे 2 साल देखने हैं, ठीक है। तो 2 साल जो है हम कहां देखे चलेंगे? 1 एंड 2। तो 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, सेकेंड ईयर में 3 साल, फोर्थ ईयर में 4 ईयर्स। डिटेल में अगर देखना है बेटा ये चीज, तो मैंने आपको क्वेश्चन जो है वो करवा रखा है, डिटेल लेक्चर देख सकते हो अगर किसी बच्चों को इस चीज में डाउट है, ठीक है। वी कैन नॉट गो इनटू दैट मच डेप्थ एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, करंट सर्विस कॉस्ट बेटा आपकी आ जाएगी, ठीक है जी। अब इंटरेस्ट कितना चार्ज करके चलेंगे हमने वो निकालना है। अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? ओपनिंग बैलेंस देखो बेटा, इंप्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन का कितना है, तो ओपनिंग बैलेंस तो रहेगा एट द स्टार्ट ऑफ ईयर डेफिनेटली 0। करंट सर्विस कॉस्ट कितनी होगी? 441 की। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा ऑब्लिगेशन कितना हो गया? 441, ठीक है बेटा। दिस इज हाउ यू विल गोइंग टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ सर्विस कॉस्ट क्यूमुलेटिव, ठीक है। कितना इंटरेस्ट चार्ज करके चलेंगे? पहले साल ओपनिंग बैलेंस 0 है, इस साल करंट सर्विस कॉस्ट कितने की लगी? 441 की, क्लोजिंग बैलेंस ही हो गया। अब आप क्यों क्या करोगे? इसके ऊपर 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, और करंट सर्विस कॉस्ट आप लेकर चलोगे, तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस ऑब्लिगेशन की कितनी हो जाएगी? 441 की ऑब्लिगेशन थी, इसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस करंट सर्विस कॉस्ट जुड़ी, ये आ गया बेटा। इन सच मैनर यू विल कैलकुलेट। तो होगा क्या? ये क्या बन जाएगा बेटा? 30 लैक्स बन जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर। अब बेटा जब यहां पर आप लास्ट ईयर में पहुंचोगे ना, आप यहां पर जब कैलकुलेशन करोगे, तो आप देखोगे कि फिगर जो है वो आपका डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। फिगर जो है वो आपका क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा होगा। तो यहाँ पे बेटा राउंडिंग ऑफ का क्या डिफरेंस है? अप्रोक्सीमेशन का डिफरेंस है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल के चलेंगे लास्ट ईयर की? बस 30 लाख में से करंट सर्विस कॉस्ट माइनस करना, और उसमें से ये वाली अमाउंट माइनस करके चलना, जो आएगा बेटा वो आपका क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है बेटा। देन आपका बेटा इलुस्ट्रेशन नंबर 8। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 जो है बेटा, अब इसके अंदर क्या कंसेप्ट है? रॉकस्टार जो है वो डिसकंटिन्यू करता है एक बिजनेस सेगमेंट। कहना है अंडर द एग्रीमेंट विद द एम्प्लॉय यूनियन, जो एम्प्लॉइज हैं डिसकंटिन्यूड सेगमेंट के, विल अर्न नो फर्दर बेनिफिट, उनको कोई फर्दर बेनिफिट नहीं होगा। तो दिस इज कर्टेलमेंट विदाउट सेटलमेंट। कर्टेलमेंट हो रही है विदाउट सेटलमेंट, बिकॉज इंप्लॉइज जो है वो कंटिन्यू रहेगा कि उनको बेनिफिट्स मिलेंगे जो सर्विसेज उन्होंने रेंडर करी है बिफोर डिसकंटिन्यूस ऑफ बिजनेस सेगमेंट। Curtailment reduces the gross obligation for various reasons, including the change in the actuarial assumptions. कह रहे हैं अगर बेनिफिट डिटरमिन करे जाते हैं, लास्ट पे ड्रॉ जो करी है एम्प्लॉइज ने उस पेज के ऊपर, तो ग्रॉस ऑब्लिगेशन रिड्यूस हो जाएगी आफ्टर द कर्टेलमेंट, बिकॉज लास्ट पे अर्लियर एज्यूम्ड इज नो लॉन्गर वैलिड। कह रहे हैं जो लास्ट पे हमने पहले एज्यूम करके चलती है वो वैलिड ही नहीं है, ठीक है बेटा। ये तो कहानी सी दे रखी है, मेन क्वेश्चन आपका यहां से शुरू हो जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है? रॉकस्टार ने एस्टिमेट करा
that the share of the unamortized service cost that relates to the part of the obligation is at rupees 18, 10% of 180। आपको गेन निकालना था कर्टेलमेंट से, और लाइबिलिटी थी कर्टेलमेंट से कितनी रिकॉग्नाइज करके चलोगे बैलेंस शीट के अंदर ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कह रहे हैं कर्टेलमेंट के बाद जो है ग्रॉस ऑब्लिगेशन जो है वो एस्टिमेटेड कितनी है, 6000 है करंट एक्चुअल assumption के बेस के ऊपर। फेयर वैल्यू प्लान एसेट्स की 5100 है। अनअमोर्टाइज बेटा पास सर्विस कॉस्ट दे रखी है 180 की। कर्टेलमेंट से ऑब्लिगेशन रिड्यूस होती है 600 की, जो कि 10% है ग्रॉस ऑब्लिगेशन का। तो बेटा कर्टेलमेंट गेन निकालने का ना एक तरीका है। मैं कह रहा हूं इस टाइम पे अब ये जो आप ये टॉपिक पढ़ के चल रहे हो ना बेटा, तो आपका फोकस होना चाहिए कि वैल्यू निकालनी कैसे है, ना कि डेप्थ में बहुत ज्यादा जाना। अब कर्टेलमेंट गेन कैसे निकलता है बेटा, जो आपका रिडक्शन हुआ है ग्रॉस ऑब्लिगेशन के अंदर हम वो लेकर चलेंगे, उसमें से आपने प्रपोर्शनेट अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट को क्या करके चलना है, लेस करके चलना है। ठीक है जी। बेटा जब कर्टेलमेंट होती है या सेटलमेंट होती है ना बेटा डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, तो एंटिटी को या तो गेन हो सकता है या लॉस हो सकता है। यानी दैट इज जो भी ऑब्लिगेशन है जो हमने रिकॉग्नाइज करी है, वो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है एक्चुअल पेमेंट से। कह रहे हैं ये जो गेन या लॉस होता है ना, आपको इमीडिएटली स्टेटमेंट ऑफ P&L में रिकॉग्नाइज करना चाहिए। एंटिटी क्या करके चलता है, जो ऑब्लिगेशन होती है उसको रीमेजर करके चलेगा, जो भी रिलेटेड प्लेन एसेट्स हैं, ठीक है, उसको यूजिंग द करंट एक्चुअल assumption रीमेजर करेगा। अब पास सर्विस कॉस्ट यहां पर क्या है, चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कंपनीज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन ड्यू टू एनी चेंज। कह रहे हैं अगर कंपनी की से प्रेजेंट वैल्यू जो है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, उसके अंदर कोई चेंज हुआ, और कुछ नहीं बेटा, मान के चलो रेट ही चेंज हो गया। आप 8% लेकर चल रहे थे, अब 10% हो गया या 7% हो गया। ठीक है। तो अब जो आपका प्रेजेंट वैल्यू के अंदर चेंज हुआ है किसी भी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की प्रेजेंट वैल्यू के अंदर किसी भी ड्यू टू एनी चेंज, आप कितना अमाउंट रिकॉग्नाइज करके चलते हो बेटा डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी के अंदर, जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू रहेगी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की, उसमें से आप फेयर वैल्यू प्लान एसेट्स की लेस करके चलोगे जो बैलेंस शीट डेट के ऊपर है, और माइनस करके चलोगे पास सर्विस कॉस्ट जो रिकॉग्नाइज नहीं करी हुई, अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो माइनस कर। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर बेटा कर्टेलमेंट गेन कितना था, कर्टेलमेंट रिड्यूसेस द ऑब्लिगेशन बाय 600। तो 600 रुपए से बेटा आपकी ऑब्लिगेशन रिड्यूस हो रही है, तो ग्रॉस ऑब्लिगेशन के अंदर रिडक्शन कितना है, 600 का। प्रोपोर्शनेट अनअमोर्टाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट ये भी आपको बेटा देखो गिवन थे, आपको यहां दिया हुआ था कि जो अनअमोर्टाइज सर्विस कॉस्ट है पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन दैट इज 18, 10% ऑफ 180। तो ये 10% को क्या करके चलोगे, लेस करके चलोगे। ठीक है, 18 को लेस करके चलोगे, तो बेटा मेरा गेन कितना आ जाएगा कर्टेलमेंट से, 582 का गेन आ जाएगा। अब कितनी लाइबिलिटी है जो रिकॉग्नाइज करके चलनी है, नाउ दैट विल बी रिड्यूस ग्रॉस ऑब्लिगेशन। और रिड्यूस ग्रॉस ऑब्लिगेशन कैसे आई, देखो बेटा आपको दे रखा था कि कर्टेलमेंट से पहले ग्रॉस ऑब्लिगेशन थी 6000 की। ठीक है, और अब कर्टेलमेंट के चक्कर में ऑब्लिगेशन रिड्यूस हो गई 600 से, तो 5400 आपकी क्या हो गई है बेटा, 5400 इज योर अमाउंट। ठीक है, जो आपकी रिड्यूस ऑब्लिगेशन है, इसमें से आप फेयर वैल्यू प्लांट एसेट्स की लेस करो प्लेन एसेट्स की 5100, इसमें से आपने अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट लेस करके चलनी है। नाउ व्हाट इज अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट, अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट की बेटा यहाँ पे बात करके चले, तो आपका कितना था अनअमोर्टाइज पास सर्विस कॉस्ट, गिवन था आपको 180 का। तो 180 का 90% बेटा अब यहाँ पर क्या होगा, लेस होगा। यहाँ पर कितना लास्ट लेस करके चलना है, 90% ऑफ 180। ठीक है, तो क्योंकि बेटा 10% से आपकी रिड्यूस हुई थी ना कर्टेलमेंट ऑब्लिगेशन, तो 90% लेस करोगे, तो बेटा दिस विल बी द अमाउंट ऑफ द लाइबिलिटी जो हम रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। बेसिकली प्रोपोर्शनेट अमाउंट बेटा आपने यहाँ पर क्या करा है, लेस करा है। ठीक है बच्चे, सो बेटा ये आपका क्या था, AS15 था, जो चीजें करनी है। अब AS15 की बेटा मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे, और एक बार उन क्वेश्चंस के ऊपर बेटा क्विकली आ जाएंगे। सबसे पहले कह रहे हैं व्हाट आर द काइंड ऑफ द एम्प्लॉइज कवर्ड इन AS15, वेदर and whether a formal employer-employee relationship is necessary or not for the benefits to be covered under standard। बेटा देखो स्टैंडर्ड के अंदर ना एम्प्लॉय को डिफाइन नहीं करा गया, लेकिन अगर स्टैंडर्ड का पैराग्राफ नंबर 6 देखेंगे ना बेटा, बस इसको सुन लीजिए बेटा, ये जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। अगर आएगा लिख लोगे। एम्प्लॉय जो है वो प्रोवाइड कर सकता है सर्विस एक एंटरप्राइज को फुल टाइम बेसिस पे, पार्ट टाइम बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, कैजुअल या टेम्परेरी बेसिस के ऊपर।
ठीक है। एंड ये जो टर्म है उसके अंदर होल टाइम डायरेक्टर और अदर मैनेजर पर्सोनल भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये वाला जो स्टैंडर्ड है बेटा हर फॉर्म ऑफ इंप्लॉयर इंप्लॉय रिलेशनशिप पे लगता है। कह रहे हैं कोई एक ऐसा नहीं है कि फॉर्मल इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए। कह रहे हैं बहुत सारे फैक्टर कंसीडर करे जाते हैं डिटर्मिन करने के लिए रिलेशनशिप। कह रहे हैं जनरली जो आपके आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मेट नहीं हो रहा होता। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा डिस्टिंग्विश करने के लिए कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है या कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस है। एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस का मतलब होता है एक कॉन्ट्रैक्ट सर्विस रेंडर करने के लिए, जैसे एक प्रोफेशनल या टेक्निकल सर्विस हो गया जिसके अंदर एक लिमिटेड डायरेक्शन और कंट्रोल रहेगा। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस वो होता है जिसके अंदर इंप्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होता है। जो पर्सन है वो ऑब्लाइग है कि उसको ऑर्डर ओबे करने पड़ेंगे, ठीक है, इन द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्या है, कह रहे हैं वेदर एन एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस। कह रहे हैं क्या आपको एंटरप्राइज को प्रोविजन क्रिएट करनी चाहिए एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए, ठीक है, या एम्प्लॉय बेनिफिट जो अराइज होती है फ्रॉम इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस, क्या कहते हैं, चलो कह रहे हैं जो आपके एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं बेटा उसके अंदर इनफॉर्मल प्रैक्टिसेस भी इंक्लूड होंगे। इवन दैट विल गिव राइज टू द ऑब्लिगेशन, जहां पर एंटरप्राइज के पास कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है, रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव नहीं है, बट आपको टू पे एम्प्लॉय बेनिफिट। कहेंगे हम क्या करके चलते हैं बेटा, हिस्टोरिकल पैटर्न जो है वो देख कर चलते हैं उन बेनिफिट्स का, कि क्या एक्सपेक्टेशन है, रिलेशनशिप के ऊपर क्या इंपैक्ट है विद एम्प्लॉइज, ठीक है। इन द इवेंट अगर वो बेनिफिट विड्रॉ हो जाता है वो हम कंसीडर करके चलेंगे कि क्या इनफॉर्मल प्रैक्टिस जो है वो बेनिफिट दे रहा है, ठीक है, वेदर द इनफॉर्मल बेनिफिट गिव राइज टू द बेनिफिट जो स्टैंडर्ड में कवर हो रहा है। मान लीजिए एक एम्प्लॉयर है, उसकी प्रैक्टिस है कि वो लमसम पेमेंट करके चलता है अगर कोई फेस्टिवल आता है, या रेगुलरली एडवांस दे देता है इनफॉर्मल बेनिफिट्स के अगेंस्ट, ठीक है, तो इट वुड बी नेसेसरी टू प्रोवाइड फॉर सच बेनिफिट्स। अब कह रहे हैं केयरफुल जजमेंट आपको अप्लाई करनी पड़ेगी असेस करने के लिए कि जो ऑब्लिगेशन अराइज हुई है पर्टिकुलरली उन इंस्टांसेस के अंदर जहां पर एक एंटरप्राइज की प्रैक्टिस है कि वो प्रोवाइड करने टू प्रोवाइड इंप्रूवमेंट्स ओनली ड्यूरिंग द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस, जब बार्गेनिंग चल रही है, एंड नॉट ड्यूरिंग द इनफॉर्मल प्रोसेस। अगर एम्प्लॉयर का कोई सेट पैटर्न और बेनिफिट नहीं है जो प्रोजेक्ट करा सकता है रिलायबली, ठीक है, जिससे हम ऑब्लिगेशन आपकी अराइज हो रही है, तो वहां पर आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बेनिफिट्स को प्रोवाइड करने की। लेकिन अगर प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर की कि एक कंसिस्टेंट बेनिफिट हम प्रोवाइड करके चलेंगे, यूनियन नेगोशिएशन हो रही है या एक एस्टेब्लिश पैटर्न है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि सीआईआई इंडेक्स के बेस के ऊपर वो एडजस्टमेंट करके चल रहा है, या रुपी के बेस के ऊपर फिक्स रुपी इंक्रीज हुआ है उसके बेस के ऊपर इंडेक्स वो एडजस्टमेंट करके चल रहा है, तो हम कह सकते हैं वहां पर ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है और वहां पर एडिशनल बेनिफिट इंक्लूड होंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, आने के चांसेस उतना नहीं है। इलस्ट्रेशन 3 हमने कवर कर लिया था। इलस्ट्रेशन नंबर 4 जो है कह रहा था वेदर एंड एंटाइटल्ड टू अर्न लीव विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू फ्यूचर पीरियड इज शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। तो बेटा ये चीज तो हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, ठीक है, हमने ये चीज अपने स्टैंडर्ड के साथ भी हमने कवर करके चलती। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कौन से होते थे, जो 12 मंथ्स के अंदर फॉल कर सकते हैं आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड जिसके अंदर एम्प्लॉय सर्विसेज रेंटर करके चल रहा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के अंदर बेटा शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड एब्सेंसेस एनुअल लीव इंक्लूड हो जाती है जो अक्कर होंगी 12 मंथ्स के अंदर। देन अब यहां पर हम बात करके चले तो पैराग्राफ नंबर बेटा एक 7.2 है, उसके अंदर उन्होंने यूज करा है वर्ड फॉल्स ड्यू, कहते हैं, और पैराग्राफ नंबर 8 भी जो है वो है एक्सपेक्टेड टू अकर। अब कह रहे हैं अगर हम दोनों पैराग्राफ को एक साथ पढ़ के चलते हैं ना, अब देखो बेटा अगेन दिस इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एक बार जस्ट रीड करके चलोगे दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। अब ये इसके अंदर बेटा इन्होंने वही वाला कुछ एग्जांपल लिया हुआ है जो 100 एम्प्लॉइज वाला हमने कवर करके चला था, ठीक है। यू कैन लीव दिस क्वेश्चन एक्चुअली, इस टाइम पे आप बेटा ये क्वेश्चन स्किप ही कर दीजिए, यू डोंट नीड टू रीड दिस क्वेश्चन, ठीक है जी, छोड़ दीजिए इस टाइम इस क्वेश्चन को। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 पे आ जाओ बेटा। इलुस्ट्रेशन नंबर 5 जो है, अब वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि इनकेस एक एंटरप्राइज जो है वो अनयूटिलाइज्ड इंप्लॉय बेनिफिट्स जो है वो प्रोवाइड करके चलता है, जैसे मेडिकल केयर, लीव, ट्रेवल टू बी कैरी फॉरवर्ड, वेदर इट इज रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द प्रोविजन रिक्वेस्ट ऑफ द कैरिड फॉरवर्ड बेनिफिट्स। देखो बेटा प्रोविजन तब रिकॉग्नाइज करनी चाहिए अगर बेनिफिट्स चाहे वो कंडीशनल है चाहे वो अनकंडीशनल है, जिसे एक इंप्लॉय जो है वो एंटाइटल्ड है, बिकम्स एंटाइटल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, और उसको रिकॉर्ड करना चाहिए कॉस्ट ऑफ सर्विस का पार्ट जिस पीरियड के अंदर उसने सर्विस रेंडर करी है। अब यहां पर कह रहे हैं जब हम एस्टिमेट करके चल रहे हैं कि कॉस्ट क्या रहेगी बेनिफिट की, तो जो प्रोबेबिलिटी है कि इंप्लॉय उस बेनिफिट को अवेल करके चलेगा वो आपको कंसीडर करके चलनी चाहिए। अगेन अनदर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है।
बेटा अब सीधा आते हैं इसके, मैं ना पास्ट पेपर क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर जाना चाहता हूँ। उससे पहले बेटा एक आपको ना एक और क्वेश्चन गिवन है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 6, एक बार जरा देख लो। ओमेगा लिमिटेड जो है वो बिलोंग करती है इंजीनियरिंग इंडस्ट्री को। कंपनी को एक्चुअल वैल्यूएशन जो मिली है वो पहली बार मिली है पेंशन स्कीम के लिए, जिसने कहा कि सरप्लस आपका 6 लाख रुपए का है। कंपनी इस 6 लाख को स्प्रेड करना चाहती है ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, रिड्यूस करके एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन 2 लाख से इंस्टेड ऑफ 5 लैक्स। एवरेज रिमेनिंग लाइफ जो है इंप्लॉइज की वो कह रहे हैं 6 साल है। आपको एडवाइस करना है कंपनी को फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहने AS 15 बेटा क्या कहता है, जो भी आपके एक्चुअल गेन और लॉसेज होते हैं उसको आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना चाहिए एज इनकम या गेन, ठीक है। तो इस बेटा जो 6 लाख रुपए का आपको यहाँ पे गेन हो रहा है आप उसको इमीडिएटली क्रेडिट करके चलोगे। इलुस्ट्रेशन नंबर 7 बेटा हमने कर लिया था। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 हमारा रॉकस्टार वाला का टेलमेंट वाला देखो बेटा हो गया था, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आपका इलुस्ट्रेशन नंबर 9 बेटा, ये भी हमने कर लिया था, ठीक है बेटा। एग्जामिनेशन एंगल से मैं आपको बता रहा हूँ, इलुस्ट्रेशन नंबर 8 9 देख जाना एक बार। अगला क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट्स और ऑब्जेक्टिव क्या है। बेटा ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स होते हैं, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स होते हैं और टर्मिनेशन बेनिफिट्स होते हैं। देन बेटा ये आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, और ये आपका आरटीपी के अंदर भी बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था सीए फाइनल की नवंबर 2016 की। अगेन बेटा ये था आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, मतलब गिव मी अ मिनट। बेटा स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन थ्योरेटिकल, ये एक बार बेटा पढ़ के जाएंगे। कहेंगे एक कंपनी है, उसकी स्कीम है फॉर पेमेंट ऑफ द सेटलमेंट अलाउंस टू रिटायरिंग एम्प्लॉय। करें जो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा होता है बेटा उसको क्या करके चलते हैं, पेमेंट करके चलते हैं सेटलमेंट अलाउंस की, उसने एक स्कीम बना रखी है। कहेंगे इस स्कीम के चलते जो रिटायरिंग एम्प्लॉय है उनको रिम्बर्समेंट मिलेगी, जो भी वो ट्रैवल एक्सपेंसेस रहेंगे फॉर क्लास दे आर एंटाइटल टू। कंपनी के रूल्स के हिसाब से जिस क्लास में वो ट्रैवल कर सकते हैं उसको आपसे उनको रिम्बर्समेंट मिलेगी, और एक लमसम पेमेंट मिलेगी एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए जो भी उनका फूड और स्टे का रहेगा। ऑल्टरनेटिवली इंप्लॉय जो है वो क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं लमसम अमाउंट इक्वल टू 1 मंथ पे कॉस्ट। कह रहे हैं कंपनी की कंटेंशन क्या है कि जो सेटलमेंट अलाउंस है वो डिपेंड नहीं करता लेंथ ऑफ सर्विसेज के ऊपर, वो रिस्ट्रिक्टेड है इंप्लॉय की एलिजिबिलिटी के ऊपर जो ट्रैवल रूल के अंदर है, या फिर जहां पर ऑप्शन लमसम का एक्सरसाइज करेगा इक्वल टू लास्ट पे ड्रॉप। सिंस कह रहे हैं इट इज नॉट रिलेटेड टू लेंथ ऑफ द सर्विस, इट इज अकाउंटेड ऑन क्लेम बेसिस। कह रहे हैं इसको क्लेम बेसिस के ऊपर हम क्या करके चलेंगे, अकाउंट करके चलेंगे। आपको बताना है क्या कंपनी के कंटेंशन सही है, तो बेटा हम कहेंगे ये वाला जो केस है ये किसके अंदर फॉल करेगा, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम के अंदर, ठीक है जी। कहेंगे जहां पर भी पेमेंट प्रॉमिस करी गई है इंप्लॉय को एट या नियर रिटायरमेंट, वहां पर सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज आती हैं डिटरमिन करने के लिए कि पीरियोडिक चेंज के लिए इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो कह रहे हैं जो कंटेंशन है कंपनी का कि जो सेटलमेंट अलाउंट है, सेटलमेंट अलाउंस है उसको क्लेम बेसिस के ऊपर हम अकाउंट करके चले, वो क्या है, इनकरेक्ट है। कहेंगे इवन अगर कंपनी की बेटा ऑब्लिगेशन अनसर्टेन है ना तो उसको एस्टिमेशन करके चलना पड़ेगा, और जब हम एस्टिमेशन करके चल रहे हैं तो एजम्पशन करी जाएगी फ्यूचर कंडीशंस और इवेंट्स के बारे में जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। तो कह रहे हैं जो सेटलमेंट अलाउंस पेएबल बाय द कंपनी है वो एक आपका डिफाइंड रिटायरमेंट बेनिफिट है। प्रोविजन आपको बना के चलनी पड़ेगी हर साल अकाउंट्स के अंदर ऑन अकाउंट ऑफ द सेटलमेंट अलाउंस। जो अमाउंट ऑफ प्रोविजन आप बना के चलोगे वो एक्चुअल वैल्यूएशन के बेस पे बना के चलेंगे। और कह रहे हैं जहां पर अमाउंट ऑफ प्रोविजन अगर डिटरमिन करी गई अगर वो मटेरियल नहीं है तो कंपनी क्या कर सकती है, कोई और मेथड फॉलो कर सकती है। बेटा अगला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये देखो वही वाला सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। आपको इसके अंदर एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न जो है बेटा वो निकाल के चलनी थी, ओनली वैल्यूज चेंज, ठीक है। देन आरटीपी बेटा मई 21 का भी अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पर आपको एक्चुअल रिटर्न निकाल के चलना था, कैसे निकलेगा। द फेयर वैल्यू ऑफ द प्लान एसेट्स एट द बिगिनिंग इज 4000। बिगिनिंग में कितना है, 4000 है बेटा। एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन करा 500 का, 400 के आपने बेनिफिट दे दिए, तो कितना होना चाहिए 4100। एंड में कितना है 5000 है, तो बेटा रिटर्न कितने की हो जाएगी, 900 रुपए की आपकी एक्चुअल रिटर्न हो जाएगी। आरटीपीसीए फाइनल बेटा 2020 का क्वेश्चन। बेटा दिस इज अ क्वेश्चन, मैं आई वुड से यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आपको देखने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये बेटा आपका वही रिपीटेड क्वेश्चन आ गया कि सरप्लस रिवील करा है 6 लाख रुपए का। ये ऊपर भी आया था, हम इसको इमीडिएटली क्या करके चलेंगे, रिकॉग्नाइज करके चलेंगे, स्प्रेड करके नहीं चलेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है जी। तो इमीडिएटली हमने क्या करके चलना है, 6 लाख रुपए को P&L के अंदर क्रेडिट करके चलना है करंट ईयर के अंदर। अगला क्वेश्चन बेटा को बेटा डिटो सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। देन बेटा आपका पास पेपर सीए फाइनल मई 2013,
इस वाले क्वेश्चन को भी देखोगे बेटा, वही एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा हुआ है और अनएक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा हुआ है, ठीक है। बेटा यहां पर बस आपके पास जो नया पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है अनएक्सपेक्टेड रिटर्न का। अनएक्सपेक्टेड रिटर्न बेटा अगर निकालनी पड़ जाए, कैसे निकलेगी वो? एक्चुअल रिटर्न में से क्या माइनस करके चलोगे? एक्सपेक्टेड रिटर्न। आप एक्चुअल रिटर्न निकालोगे, आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालोगे, उन दोनों का बेटा जो डिफरेंस होगा ना वो क्या रहेगा? अनएक्सपेक्टेड रिटर्न। बस ये एक नया पॉइंट है बेटा, प्लीज ये कवर करके जाना, ठीक है। रहते इसकी मैं आपको एक ग्रुप में एक बार ऑडियो भी भेज दूंगा अनएक्सपेक्टेड रिटर्न की। ये क्वेश्चन बच्चे एक बार देख लीजिएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है जी। बेटा नेक्स्ट आपका वही है, कर्टेलमेंट वाले पॉइंट के ऊपर क्वेश्चन है, विद द वैल्यू चेंजेस। सो आपको कर्टेलमेंट गेन निकाल के बताना था और लाइबिलिटी जो है वो आपको बतानी थी। सो दिस इज अ सिमिलर क्वेश्चन ऑफ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई कर लेंगे, ठीक है जी। चलो बेटा, आपका बेटा इंप्लॉय बेनिफिट मैंने कवर कर दिया।